एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले 10th पे। बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन ताकि आप कोई भी अपडेट्स को मिस ना कर पाए। आज के क्लास में मैं क्यों आई हूं, क्या पढ़ने लगे हैं हम लोग, इस चीज का कंफ्यूजन जरूर है आप लोगों के बीच में। बच्चों, आज हम लोग कोई नॉर्मल सा सेशन लेकर नहीं आए हैं कि एक वन शॉट रिवीजन होने वाली है, कोई चैप्टर लेकर आए हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आज के हमारे इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स के बारे में। कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये जानना है आप लोगों को। तो हमारा जो हिस्ट्री का इकलौता चैप्टर आपकी टर्म टू एग्जामिनेशन में आने वाला है, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स और बच्चों सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि भाई मैं कौन हूं। तो बच्चों, कुछ बच्चों ने मेरी शायद से क्लासेस पहले देखी होंगी और बहुत स्वीट से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, अप्रिशिएट भी करते रहते हैं, तो थैंक यू सो मच। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला और मैं आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री, सिविक्स, इको, ज्योग्राफी, सारी की सारी चीजें पढ़ाती हूँ। लेकिन आज स्पेसिफिकली जो हमारा सेशन है, इट इज अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। अब देखिए, ये ना दिक्कत सिर्फ आप लोगों को ही नहीं होती है, हर बच्चे को होती है। और मैं भी जब स्कूल में पढ़ती थी मुझे भी यही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ऑल्दो अभी मैं एसएसटी की टीचर हूं तो ये बोलना सही नहीं लगता है, लेकिन हाँ जी बच्चों, डेट्स को लर्न करने में हर किसी को डिफिकल्टी आती है। एंड डेट्स को चलो लर्न तो फिर भी कर लेंगे घर में, लेकिन जब एग्जाम में लिखने का टाइम आता है तो सब दिमाग से गायब हो जाता है कि वो 1917 था, 16 था, 15 था, याद नहीं आ रहा। राइट, ये सारी दिक्कतें हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। अब बच्चों, सिंपल सा एक लॉजिक दूंगी क्लास को शुरू करने से पहले कि अगर स्पेसिफिकली कोई डेट आपसे पूछी गई है कि बताइए ये वाला जो इवेंट है कब हुआ है, तब तो देखो आपको वो डेट लिखनी है। लेकिन अगर आपके दिमाग से कोई चीज बिल्कुल गायब हो गई है और किसी क्वेश्चन को आप लिख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ, इसमें अगर मैं डेट्स लिख देता ना तो शायद ये आंसर बहुत अच्छा मेरा हो जाता, इसमें ज्यादा मार्क्स मुझे मिल जाते। लेकिन डेट्स को तभी लिखिएगा जब आप कंप्लीटली श्योर हैं उन डेट्स के बारे में, ठीक है। ऐसे ही मत लिख दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है तो ठीक है, उसमें तो लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी में नहीं पूछा गया है स्पेसिफिकली, कि नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बता दीजिए या फिर हमारे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके बारे में बता दीजिए, तो बच्चों अगर उसमें डेट्स के बारे में नहीं पूछा है, याद है तो लिख दो, श्योर हो तो लिख दो, लेकिन याद नहीं है तो मत लिखना, ठीक है। चलो अभी हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहां पे फटाफट से आ जाते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करने के लिए। और बच्चों, सबसे पहले ये चैप्टर जिस चीज से शुरू होता है वो है हमारे हीरो की एंट्री। अब देखिए, ये एक मूवी है, ये चैप्टर एक मूवी की तरह है, आपने पढ़ भी रखा है ये चैप्टर। तो बच्चों, इसके अंदर हीरो कौन है? हमारे गांधी जी हैं, है ना। इनका बर्थडे कब आता है बताइए मुझे कमेंट्स में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है। चलिए, तो गांधी जी हमारी रेसिस्ट रेजीम को साउथ अफ्रीका में फाइट कर कर आते हैं इंडिया वापस, वकालत सीख कर आते हैं, है ना। कब आते हैं? जनवरी 1915 में, 1915 जनवरी के महीने में आते हैं। तो बच्चों, गांधी जी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इस चीज को याद रखिएगा कि इंडिया में हीरो एंट्री कब मारते हैं, तो 1915 जनवरी का महीना होता है। तो ये डेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। उसी के साथ साथ बच्चों, जैसे ही आप लोगों का चैप्टर शुरू होता है तो आपको पता चलता है कि गांधी जी सत्याग्रह, है ना, जहां पे वो सच के ऊपर फोकस करते हैं, बल देते हैं और ये बोलते हैं कि अगर आपका कॉज सच्चा है तो आप किसी भी लड़ाई को जीत सकते हो। तो बच्चों, इसी सत्याग्रह के साथ वो 3 जगह पर अपने सत्याग्रह को एग्जीक्यूट करते हैं। राइट, कौन सी हैं वो 3 जगहें? सबसे पहले गांधी जी 1916 में चंपारण मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बच्चों, चंपारण जो कि कहां पे है? बिहार में है। गांधी जी चंपारण जाते हैं, वहां पे अपनी सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। बट क्यों करते हैं? इसका रीजन सिंपल सा ये होता है कि यहाँ के जो हमारे पेजेंट्स होते हैं बच्चों, उनसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती कराई जा रही होती है ब्रिटिश प्लांटर्स द्वारा, है ना। तो जबरदस्ती कोई चीज नहीं करानी है, प्यार से करा लो, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। लेकिन इसी के खिलाफ हमारे गांधी जी यहाँ पर
इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद आपकी बुक्स में थोड़ी बहुत डेट्स में गलती है, तो बच्चों इस चीज का ना मतलब मेरे से भी बार बार मेरे बच्चे पूछते हैं कि मैम 1916, 17, 18 ऐसे लिखा है, बट मैं आपको करेक्ट डेट्स बता रही हूँ। 1916 में चंपारण मूवमेंट, उसके बाद 1918 में आपको 2 सत्याग्रह मूवमेंट्स याद रखनी है। कौन सी 2 सत्याग्रह मूवमेंट्स? एक मूवमेंट हुई थी हमारी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहां पे है? गुजरात में। बच्चों ये जो मूवमेंट थी, यहाँ पे जो हमारे पेजेंट्स थे वो परेशान थे। वो क्यों परेशान थे? बिकॉज उनका क्रॉप फेलियर हो गया था। ठीक है, क्रॉप फेलियर होने के साथ साथ उनसे रेवेन्यू डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा की जा रही थी। अब वो बोल रहे थे कि भाई जब हम अपने क्रॉप को ही बेच नहीं पाए हैं तो हम आपकी रेवेन्यू डिमांड्स को कैसे पूरा कर देंगे? पैसे नहीं थे उनके पास। ठीक है, तो इन्हीं के राइट्स के लिए लड़ाई करी थी गांधी जी ने खेड़ा के अंदर, और वहीं पर 1918 के अंदर ही अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट, जो कि एक और सत्याग्रह मूवमेंट है बच्चों, गांधी जी द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? तो अहमदाबाद के अंदर हमारे जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनको ज्यादा वेजेस चाहिए थी, उनसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, पैसे उनको इतने मिलते नहीं थे, तो बच्चों वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे और बोल रहे थे कि हमको ज्यादा वेजेस चाहिए और हमको जो है कम देर काम करना है, ज्यादा देर काम हमसे मत करवाइए। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आ जाते हैं। और यहां पर ईयर 1919 के अंदर तो भाई साहब 1, 2, 3 चीजें याद रख लेना। 1919 के अंदर जो हुई थी, इजी है ना अभी तक तो? ठीक है, तो गांधी जी कब आए, उनकी कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे सत्याग्रह के, और उसके बाद 1919 के अंदर 3 चीजें। लेकिन सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज 1919 के अंदर बच्चों जो बवाल हुआ था ना पूरा का पूरा, वो किस वजह से हुआ था? वो हमारी रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया था 1919 में। अब ये रॉलेट एक्ट थी क्या? तो बच्चों रॉलेट एक्ट के थ्रू हमारे जो ब्रिटिशर्स थे ये क्या कर सकते थे? हमारे किसी भी लीडर को अरेस्ट कर सकते थे, किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को डिटेन कर सकते थे। कितने साल तक? 2 साल तक, वो भी विदाउट अ ट्रायल। ट्रायल के बिना 2 साल तक की डिटेन करने की अनुमति दे दी गई थी इस एक्ट के द्वारा। ऑल्दो हमारे बहुत से इंडियन लोग थे जिन्होंने इसको अपोज भी करा था, बट किसी की सुनी नहीं गई, मानी नहीं गई। अब बच्चों 1919 के अंदर ही एक और बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होता है, एक और बहुत ही बड़ा बवाल होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर। मैसेकर का मतलब आप लोगों को पता है, जब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मार दिया जाता है ना। और जलियांवाला बाग मैसेकर कहां पे हुआ था? तो हमारे पंजाब के अंदर एक जगह है अमृतसर, अमृतसर के अंदर है जलियांवाला बाग, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था, जहां पे जनरल डायर घुसते हैं जलियांवाला बाग के अंदर। वहां पे एक पीसफुल तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं एंड बैसाखी का मेला लगा होता है, और वहां पे डायरेक्टली जो है वो ओपन फायर कर देते हैं हमारे सिटीजन्स पे। बहुत लोगों की जानें जाती हैं, कुछ लोग खुद ब खुद अपनी जान दे देते हैं ये बोलकर कि हमको जो है अंग्रेजों के हाथ नहीं मरना है। बहुत पेनफुल। उसके बाद बच्चों 1919 के अंदर खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया गया था। तो आपको पता है कि ऑटोमैन टर्की की हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके ऊपर एक बहुत हार्श पीस ट्रीटी इंपोज होने वाली थी। और बच्चों यहीं पर हमारे जो खलीफा थे, इनके ऊपर वो हार्श पीस ट्रीटी इंपोज ना हो, तो उसके लिए खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी। अभी इन्हीं का जो है सहयोग ले लेते हैं कौन? हमारे गांधी जी। बच्चों गांधी जी को लगता है कि एक फुल फ्लेजेड मूवमेंट हमारे देश में तब तक ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती है जब तक हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं आ जाते हैं। जब तक हिंदू मुसलमान एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तब तक कोई भी फुल स्केल मूवमेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती है। कौन कौन मानता है इस चीज को? तो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, है ना। यहाँ पे वही चीज हुई थी। और बच्चों 1920 के अंदर कैलकाटा सेशन हुआ था कांग्रेस का, जहां पे गांधी जी एक्चुअली सारे के सारे कांग्रेस वाले लोगों को ये समझाते हैं कि देखिए हमें जो है ना खिलाफत मूवमेंट को और अपना जो हम स्वराज की बात करते हैं दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ेगा। एंड बच्चों जब सब लोग सहमति दे देते हैं तो 1921 के अंदर लॉन्च होती है हमारी खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब? 1921। याद रखिएगा बच्चों, ये जो तारीख है ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको बहुत से क्वेश्चंस में भी लिखने को आएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे लिख दो, तो फिर ये डेट याद रखिएगा कि 1921 में खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया था। ऑलराइट, चलिए जल्दी से आगे आ जाते हैं। और अभी तक आई होप
बच्चों आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं? अभी 1921 में आपने अपना असहयोग आंदोलन तो लॉन्च करा है ना, बॉयकॉट करा हमारे टाउन्स के अंदर, बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में, कंट्री साइड के अंदर, टाउन्स के अंदर, हर जगह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैलता है। गांधी जी का जो आइडिया है अंग्रेजों को हटाने का, उनका असहयोग करने का, है ना। वैसे बच्चों एक एक्स्ट्रा मैं चीज ऐड करना चाहती हूँ। 1909 के अंदर गांधी जी ने अपनी एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज, जहां पे गांधी जी ने ये बोला था कि देखिए अंग्रेजों का जो शासन भारत के ऊपर चल रहा है वो सिर्फ इसी वजह से चल रहा है बिकॉज हम इंडियंस उनको सपोर्ट करते हैं, है ना। अब कैसे सपोर्ट करते हैं? हम उनके खुले हुए स्कूल्स में जाते हैं, उन्होंने जहां पर जो उनके स्कूल्स हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर जिन लोगों को नौकरी मिली हुई है इंडियंस को, वो नौकरी भी करते हैं, उनके दी हुई सैलरियां उठाते हो आप लोग, है ना। उनके दिए हुए जो कपड़े हैं, मतलब उनके दिए नहीं हैं लेकिन उनके जो कपड़े हैं वो आप लोग खरीदते हो, ठीक है, उनको पहनते हो। तो हर चीज में, ठीक है, आप लोग उनको सपोर्ट चाहे मन में ना करते हो लेकिन आप उनको एक तरीके से सपोर्ट ही तो कर रहे हो, उनका सहयोग ही तो दे रहे हो, एंड दैट इज द रीजन वो आप पर शासन कर पा रहे हैं। तो बच्चों इसी वजह से, मतलब ये दिस वाज द आइडिया बिहाइंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हाउ ही ब्रॉट अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहां पे वो बोलते हैं कि अब ना हमको इनका सहयोग नहीं करना है और बस बहुत हो गया, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत बढ़िया तरीके से फैलती है, चलती है, बट बच्चों इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल। आपको ये भी बात पता है कि इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल। एंड अब 1922 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब है कि इसको खत्म कर दिया जाता है, बंद करवा दिया जाता है। क्यों बंद करवा दिया जाता है? क्योंकि बच्चों जिस सोच के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लाया गया था वो सोच ही बन के रह गई थी। क्योंकि गांधी जी हमेशा ये चीज बोलते थे कि भाई हमको नॉन वायलेंट रहना है, हमको नॉन वायलेंट रहना है, लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो है ये मूवमेंट एक हिंसक रूप जो है धारण कर लेती है, बच्चों हिंसा होने लग जाती है, एंड दैट इज द रीजन इन 1922 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। ऑलराइट, चलिए 1920 की बात क्यों करने लग गए 1922 के बाद? कोई बात नहीं बच्चों, औद किसान सभा बनाई थी। किसने बनाई थी औद किसान सभा? हमारे जवाहरलाल नेहरू और कौन से एक लीडर थे जिन्होंने मिलकर औद किसान सभा बनाई थी अवध के अंदर? मेरे को कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दीजिए कि औद किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू, एक और लीडर थे, देयर वर अ लॉट ऑफ लीडर्स, बट एक लीडर का नाम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है यहां पर, ठीक है। चलिए ओके, अब बच्चों ये पर्सनालिटी कौन है? ये ऑरेंज येलो कलर में कौन आ गया है यहाँ पर? तो ये है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगती है ना, वो ये शख्सियत है जिनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। तो बच्चों अल्लूरी सीताराम राजू जो कि ऐसा बोलते थे, ट्राइबल मूवमेंट के लीडर बना दिया गया था ना इनको, तो ये ना ऐसा बोलते थे कि देखो मेरे पास जादुई शक्तियां हैं, मैं लोगों को ठीक कर सकता हूं अपनी जादुई शक्तियों से। उसी के साथ साथ अल्लूरी सीताराम राजू ये भी बात किया करते थे कि आई कुड इवन सर्वाइव बुलेट शॉट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। ये भी बोलते थे कि आप मेरे को गोली भी मार दोगे ना तो भी मैं जिंदा बच के आ जाऊंगा, ऐसी जादुई शक्तियां मेरे पास हैं। तो बच्चों अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 में कैप्चर कर लिया जाता है एंड उनको मार दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ऑलराइट, अब बच्चों अल्लूरी सीताराम राजू कौन सी मूवमेंट के हेड थे? मुझे उस मूवमेंट का नाम बताइए, फटाफट से लिख दीजिए, ठीक है, मूवमेंट का नाम मुझे बताइए। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज 1859। अब मैम ये रैंडम डेट क्यों आ गई है? बच्चों ये एक्चुअली डेट के सीक्वेंस में नहीं आई, ये डेट जो है ओके, सो ये डेट जो है हमारी, हाँ, तो ये डेट जो है हमारी, ये एक्चुअली आपके चैप्टर के सीक्वेंस में आई है, जहां पे हम बात कर रहे हैं इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के बारे में। बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लांटेशन वर्कर्स में भी तो फैली थी, है ना। तो जब प्लांटेशन वर्कर्स में फैली थी, प्लांटेशन वर्कर्स से हमको याद आती है इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब डेट्स को ना जब आप लोग इंपॉर्टेंट डेट्स को नोट डाउन करोगे तो जस्ट मेक श्योर कि जिन डेट्स पर मैं बोल रही हूं ना कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उनको ना एक अलग से आप नोट डाउन करो, मतलब उसको एक अलग से पेज पे लिखो उन 4-5 डेट्स को, और जो बाकी भी हैं वो भी देखो इंपॉर्टेंट है, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में ये वाली नोट डाउन कीजिएगा,
ठीक है। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बच्चों जो भी लोग प्लांटेशन वर्कर्स हुआ करते थे, जो लोग प्लांटेशंस में काम किया करते थे, दे वर नॉट अलाउड टू लीव दी प्लांटेशन, एंड उन लोगों को यह भी अलाउड नहीं होता था कि वो अपने घर जा सकें। ठीक है, उनको हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी और एक्चुअली परमिशन उनको मिलती नहीं थी। ठीक है बच्चों, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत इन लोगों पे पाबंदियां लग रखी थी, हमारे प्लांटेशन वर्कर्स पे। लेकिन ये लोग जो है, जब इनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चलता है तो ये अपनी अथॉरिटीज को डिफाई कर कर भागने लगते हैं, अपने घर जाने लगते हैं प्लांटेशंस को छोड़कर, बट दे नेवर रीच्ड देयर हाउसेज। बच्चों ये लोग अपने घर भी नहीं पहुंच पाते कभी। क्यों? क्योंकि रास्ते में इनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जो है हो जाती है। ये चीज तो याद होगी आप लोगों को, है ना? क्या होता है? Why were these people why did these people never reach their homes? What happened? बीच में ऐसा क्या होता था? तो मुझे जरूर बताइए। चलिए आगे आ जाते हैं नाउ। अच्छा बच्चों, अब मैंने ना एक्चुअली सेपरेटली आप लोगों के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी हुई है ना, उनके बारे में लिख दिया है। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसे सर्कल में सब लोग बैठ जाते हैं, है ना? लेकिन यहाँ इंडिया में नहीं होती थी, ये बाहर होती थी। बाहर बुलाया करते थे हमारे लीडर्स को कि आइए आइए, बाहर आइए, लंदन वंदन घूमिए, दूसरी जगहों को घुमाते हैं आपको ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे गांधी जी जाकर अटेंड कर कर आते हैं। कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है मुझे जरूर बताइएगा कि विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज गांधी जी अ पार्ट ऑफ। ओके, नाउ यहां पे जल्दी से देखिए, नवंबर 1930 टू जनवरी 1931 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, सितंबर दिसंबर 1931 के अंदर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और नवंबर दिसंबर 1932 के अंदर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। मेरी मानिए, सिंपल चीज बताती हूं, 31 31 32। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ओके, तो 30 से 31 के बीच में आ गई, लेकिन ये तो वो थोड़ा क्रॉस कर गई है। ओके, फर्स्ट में याद रख सकते हो, लेकिन ये 31 और ये 32। ठीक है, चलिए, ऑल राइट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद आ जाते हैं आगे, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग। बच्चों हाल फिलहाल में एक बहुत आपकी जो छुट्टी थी, है ना, छुट्टी थी कि एक बहुत स्पेशल इवेंट था इंडिया का। कौन सा? रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को जो मनाया जाता है। 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस वी कैन ट्रेस बैक टू दी पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज को फॉर्मलाइज किया जाता है दिसंबर 1929 में। कौन करता है फॉर्मलाइज? कौन से सेशन में किया जाता है फॉर्मलाइज? बताइए बच्चों मुझे, पूर्ण स्वराज को किसने फॉर्मलाइज करा था? कौन से सेशन में फॉर्मलाइज करा था? डू लेट मी नो। आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, एग्जाम्स भी आने वाले हैं, बताइए फटाफट। ओके, अच्छा बच्चों, पूर्ण स्वराज को फॉर्मलाइज किया गया था, और पूर्ण स्वराज को फॉर्मलाइज करने के अंदर जवाहरलाल नेहरू, तो मैंने बता दिया, चलिए कोई नहीं, जवाहरलाल नेहरू और बच्चों जो बाकी लीडर्स थे, उन्होंने ये बोला था कि जो हमारी 26 जनवरी आएगी 1930 की, उस दिन एक बहुत स्पेशल डे हम लोग मनाने वाले हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे बोला करेंगे। अभी आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो? लेकिन मैम इंडिपेंडेंस डे तो 1947 में आया था, 15 अगस्त को होता है वो तो, है ना? लेकिन पता है ये बात सभी को। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि देखिए इसको ना हम एक आजादी का दिवस मनाएंगे, किसको? 26 जनवरी 1930। लेकिन बच्चों ये जो सेलिब्रेशंस थी, ज्यादा अटेंशन मिल नहीं पाती इन सेलिब्रेशंस को, लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुए नहीं थे इस पर्टिकुलर डे की तरफ, बट इट हैड अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस टू इट, एंड दैट इज द रीजन कि जब बच्चों हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, कब तैयार हो गया था? 26 ऑफ नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लेकिन वी वेटेड फॉर एक्स्ट्रा 2 मंथ्स। हमने 2 महीने इंतजार करा था कि हम इस संविधान को अभी नहीं लागू करेंगे। तो कब लागू करेंगे? हम इसको 26 जनवरी 1950 में लागू करेंगे। क्यों लागू करेंगे 26 जनवरी को? बिकॉज वी हैड समथिंग स्पेशल। 1930 के अंदर 26 जनवरी पे बच्चों हमने अपना इंडिपेंडेंस डे घोषित करा था, तो उसी डे को कमेमोरेट करने के लिए वी एक्चुअली वेटेड फॉर 2 मंथ्स। तो किस किस को ये फैक्ट नहीं पता था? बताइए मुझे कि मैम अभी हमें तो अभी पता चला है। ठीक है, तो दिस वाज द रीजन कि वी वेटेड फॉर 2 मंथ्स, एक्स्ट्रा 2 मंथ्स। नाउ वी मूव अहेड, एंड यहाँ पे बहुत सारी डेट्स एक साथ आ गई हैं। कौन सी डेट्स हैं? देखिए 31 जनवरी 1930। बच्चों 31 जनवरी 1930 में हम देखते हैं कि गांधी जी ने इरविन जी वाइसरॉय है ना, इरविन जी को क्या भेजा था? मिठाई का डब्बा।
नहीं, इन्होंने इनको भेजा था एक लेटर, और ये लेटर कोई आम मामूली लेटर नहीं था बच्चों, ये एक अल्टीमेटम था। कौन सा अल्टीमेटम? इस अल्टीमेटम के अंदर 11 मांगे की गई थी गांधी जी द्वारा। और बच्चों एक्चुअली ये जो डिमांड्स थी दे वर रिलेटेड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो समाज के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, एक निच स्तर से लेके एक उच्च स्तर तक, हर स्तर के लोगों के लिए मांगे जो हैं गांधी जी ने इस लेटर के अंदर करी थी। और बच्चों द मोस्ट स्टरिंग डिमांड, जिससे मतलब दहल जाए इंसान, ऐसे एक लाइन लिखी है आपकी बुक के अंदर, मोस्ट स्टरिंग डिमांड वाज द अबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स। बच्चों गांधी जी ने इन 11 डिमांड्स में जो एक डिमांड करी थी ना, उस डिमांड के ऊपर सब लोगों की नजर जाती है। क्यों नजर जाती है? क्योंकि वो था कि सॉल्ट का जो टैक्स है ना, जो नमक के ऊपर आपने कर लगा रखा है, उसको हटाओ, उसको खत्म करो। क्यों खत्म करो? बिकॉज देखिए, नमक एक ऐसी चीज है जो एक गरीब से गरीब इंसान और अमीर से अमीर इंसान सब कंज्यूम करते हैं। और बच्चों एक बेसिक नेसेसिटी पे इंसान की आप इतना टैक्स लगा रहे हो। क्यों टैक्स लगा रहे हो भाई? नमक बनाने के लिए कोई हीरे मोती निकालने पड़ते हैं क्या? तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। नमक एक ऐसी चीज है जो मामूली हमको बहुत इजीली मिल जाती है ना। तो बच्चों जो हमारा सी वाटर है उसको आप एक बारी करो, इवेपोरेट करवाओ, वहां से सॉल्ट निकल आता है, दैट इजी। प्लस बच्चों जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे हैड अ मोनोपोली ओवर मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। सिर्फ और सिर्फ वही अकेले जो है सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते थे। तो यहां पे क्या होता है, अब गांधी जी ने ये डिमांड्स तो कर दी, उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया कि इरविन जी देखिए, अगर आप इस तारीख तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे, नहीं मानोगे, तो हम एक फुल फ्लेजेड तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। एंड बच्चों 12 मार्च 1930 सॉल्ट मार्च हमारी शुरू होती है। मुझे जल्दी से अब बता दो कि सॉल्ट मार्च के अंदर गांधी जी किधर से किधर तक गए थे? कौन सी जगह से कौन सी जगह गए थे? तो यहां पर एक्चुअली साबरमती से लेके दांडी तक गए थे। गुजरात का कोस्टल टाउन है बच्चों। दांडी में जाकर, दांडी मार्च बोलते हैं ना इसको, तो दांडी जाकर गांधी जी ने तोड़ा था हमारा सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ जिसके हिसाब से क्या होता था, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही उसको मैन्युफैक्चर कर पाते थे ना। कैसे तोड़ा? तो बच्चों अपने वॉलंटियर्स को लेकर निकलते हैं, चलते रहते हैं बहुत दिनों तक, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं। अपने ही जैसे फुर्तीले लोगों को भी इन्होंने रखा था। वहां पहुंचकर उस कोस्टल टाउन में समुद्र का पानी लेते हैं, उसको इवेपोरेट कराते हैं, बॉयल करते हैं सी वाटर को, एंड सिंपली उसमें से सॉल्ट बन जाता है। और वो दिखाते हैं कि अरे ब्रिटिशर्स, ये देखो नमक तो हमने प्रोड्यूस भी कर लिया। इट वाज दैट सिंपल। ठीक है, तो ये होता है। एंड बच्चों हर जगह अब देखिए, नॉन कोऑपरेशन में असहयोग करना था हमको, मतलब उनका साथ नहीं देना था। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनका साथ तो देना ही नहीं था। साथ तो देने की बात कभी हुई नहीं। ठीक है, साथ देने ना देने के साथ साथ हमको उनके बनाए हुए कानून तोड़ने थे। तो हमने उनके कानून तोड़ने शुरू करे। गांधी जी को देखकर बहुत से लोग सॉल्ट टैक्स को तोड़ना शुरू करते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। ओके, नाउ 6 अप्रैल 1930 सॉल्ट मार्च खत्म होती है। अप्रैल 1930 अब्दुल गफार खान को अरेस्ट कर लिया जाता है और मई 1930 गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये डेट्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट सॉल्ट मार्च वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, सॉल्ट मार्च के बारे में। और हाँ जी, हमारे गांधी जी ने जब लेटर लिखा है तो ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलो जल्दी से बच्चों, अब हम ना टाइमलाइन के थ्रू फटाफट से चीजें देखेंगे। कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट डेट्स रह गई हैं, देखते हैं। 5 मार्च 1931, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट अगेन, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। उसके बाद 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बच्चों इन सबको जो है डेथ सेंटेंस मिल गया था। दिसंबर 1931 गांधी जी लंदन गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, बट ही रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी ये? पहले भी पूछा था ना, उसी का आंसर दे देना। ठीक है, तो गांधी जी आते हैं, बहुत निराशाजनक रूप से वापस लौटते हैं हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, बिकॉज उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं वहां पर भी। उसके बाद बच्चों 26 सितंबर 1932 के अंदर पूना पैक्ट को साइन किया जाता है। किसके बीच में साइन किया जाता है? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। नाउ नेक्स्ट, जनवरी 1932 बच्चों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीस्टार्ट करा जाता है। एक बार खत्म करने के बाद फिर से शुरू करा जाता है। दिस टाइम एक्चुअली कोई इंटरेस्टेड नहीं था। No one was interested in the civil disobedience movement anymore.
1920 के अंदर इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस और 1927 के अंदर फिकी जो कि फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर्म किए गए थे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स द्वारा, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चों फिकी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट्स में डाल दीजिएगा ना। मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश हुई 1906, ज्यादा जानकारी इसके बारे में जरूरी नहीं है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मुझे जो आप लोगों से पूछना है, एक और छोटा सा क्वेश्चन, आंसर देंगे आप लोग। ओके, तो बच्चों ये जो हमारा झंडा है, तिरंगा है ये भी, लेकिन इसके बीच में थोड़ा डिफरेंट है ये तिरंगा। तो ये झंडा किसने बनाया था और क्या दर्शाता है ये झंडा? ये झंडा ना एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी वैल्यू है? देखो आप लोगों का ही रिवीजन होगा, बताइएगा मुझे जरूर कि ये झंडा किसने बनाया था, क्या दर्शाता है ये झंडा, हमारे प्रेजेंट फ्लैग से डिफरेंट है, राइट? तो ये तो बात आप लोग मानते हो। नाउ दो लास्ट डेट्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लेकर आए थे और 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ के निकल जाइए, इसको लॉन्च किया गया था। तो बच्चों इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स का जो स्पेशल सेशन है वो होता है समाप्त। और हाँ, एक और बात, बहुत से बच्चे ना मैंने देखा है कमेंट्स के अंदर पूछते रहते हैं मैम आपका नाम क्या है, और उनको कुछ बच्चों ने गलत नाम भी बता दिया। तो बच्चों मैं आपको जरा एक क्लियरली अपना नाम बता देती हूँ ढंग से, स्पेलिंग के साथ। तो इट्स उज्ज्वला, और स्पेलिंग भी थोड़ी डिफरेंट है, UJJVALA, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच, जो आप इतना प्यार करते हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड बच्चों मैं आपसे मिलती रहूंगी, ये सेशन जो है आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आई विल कीप मीटिंग यू, बट आज के लिए वी साइन ऑफ एंड विल सी यू लेटर। टेक केयर एंड बाय बाय।